नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 9वां मृदा। इसके बारे में अपने 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं और मृदा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, पेड़ पौधों के लिए और जीव जंतुओं के लिए कितनी ज़रूरी है, इन सभी के बारे में अपने 2 पार्ट पहले इस चैप्टर के कर चुके हैं। तो मृदा के प्रकार से लेकर आगे का जो पार्ट है वो अपने इस वीडियो में देखते हैं। तो देखो, शुरू करते हैं। मृदा के प्रकार। परतों के बारे में अपने जाना था कि परतों को अपने ऊपर से नहीं देख सकते। गहरी खुदाई की हो किसी जगह, कुएं की खुदाई, जान मकान के नींव की खुदाई, तो उस समय अपने मृदा की परतों के बारे में देख सकते हैं। अब है मृदा के प्रकार, इसके बारे में अपने देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। कोई भी शैल है, कोई भी चीज़ है बड़ी, वो टूटती है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है, विभाजित होती है। तो शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों से छोटे छोटे जो कण हैं वो क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित है। इनमें बालू और चिकनी जो मिट्टी है वो क्या है, सम्मिलित होती है। तो कृषि मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है। किसी भी मिट्टी पर बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात कितना है, उसी के अनुरूप उस मूल शैल जो है उसी पर भी वो निर्भर करता है, जिससे उसके कण बनते हैं। मूल शैल का अर्थ है जिससे उसका निर्माण होता है। मूल शैल जिससे उसका निर्माण होता है। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण है मृदा कहलाता है। शैल कण है और ह्यूमस है, उन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। दोनों का ही मिश्रण होता है। किन किन का, शैल कणों और ह्यूमस। शैल कण होते हैं और ह्यूमस होते हैं, दोनों का मिश्रण बनता है और यही मिश्रण क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप, मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जीवाणु हुए, बैक्टीरिया हुए, पादप, मूल और केंचुए जैसे जो जीव हैं, ये सारे भी क्या हैं, मृदा के महत्वपूर्ण अंग हैं। और मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि किसका अनुपात कितना है। उसी आधार पर उसको सभी भागों में वर्गीकृत किया गया है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक हो तो वह बलुई मृदा कहलाती है, और यदि बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह मृण्मय मृदा कहलाती है। भी बड़े कण ज़्यादा हैं तो उस मिट्टी को क्या नाम दे देते हैं, बलुई मिट्टी। बड़े कण जैसे बलुई, बै का, इसका भी बै है और बड़े का भी बै है, तो बै से बड़े और बै से बलुई। की मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक है तो वह बलुई मृदा कहलाती है, और यदि बारीक कणों का अनुपात अधिक हो तो वह मृण्मय मृदा कहलाती है। मृण्मय मृदा जब बारीक कणों का अनुपात क्या हो, अधिक हो। बड़ों का अधिक हो तो बलुई और छोटों का अधिक और बारीक कणों का अधिक हो तो वह मृण्मय मृदा कहलाती है। और यदि दोनों का ही समान हो, बड़े व छोटे दोनों का ही समान हो, तो वह मृदा क्या कहलाती है, धूमटी मृदा कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, धूमटी मृदा कहलाती है। कि बड़े कणों का आकार माप अधिक है तो वह मृदा क्या कहलाती है, बलुई। अब जब बारीक कणों का अधिक है तो वह क्या कहलाती है, मृण्मय। अब जब दोनों का ही बराबर है तो वह क्या कहलाती है, धूमटी मृदा। दोनों का बराबर है तो वह क्या कहलाती है, धूमटी मृदा कहलाती है। मृदा के कणों के माप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के जो कण हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। इनके बीच काफ़ी स्थान है वो रिक्त रह जाता है। कि मृदा के कणों का माप है उसी के गुणों पर भी उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो बालू के कण हैं वो क्या होते हैं, अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। उनके बीच का जो स्थान है वो रिक्त रह जाता है और उस स्थान पर क्या भर जाती है, वायु भर जाती है। उस स्थान पर वायु भर जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातीत होती है। जो बालू है वो सुवातीत होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की जो निकासी है वह तेजी से हो जाती है।
बलुई मृदा हल्की, शुष्कातीत और शुष्क होती है। जो बलुई मृदा है वो हल्की होती है, शुष्कातीत होती है और शुष्क होती है। मृत्तिका के जो कण हैं चिकनी मिट्टी के, वो क्या होते हैं, सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। बालू में तो क्या था कि कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं तो एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, उनके बीच का जो स्थान है वो रिक्त रह जाता है और उस स्थान पर वायु भर जाती है। लेकिन जो चिकनी मिट्टी है उसके कण होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और वो परस्पर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उनके बीच का जो स्थान है वो रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। बलुई मृदा में तो वहाँ पे तो वायु बहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जल रुक जाता है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी होती है। भारी क्यों होती है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षाकृत अधिक जल रहता है। बलुई मृदा में पानी नहीं रहता, इसमें उसकी अपेक्षा ज़्यादा पानी रहता है। और हवा किस में रहती है, बलुई मृदा में ज़्यादा हवा रहती है। चिकनी मिट्टी में पानी अधिक रहता है और इसीलिए यह ज़्यादा भारी होती है। इसके बाद देखो, पादपों को उगाने के लिए जो सबसे अच्छी शीर्ष मृदा है वो कौन सी है, दोमट है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी जो शीर्ष मृदा है वो कौन सी है, दोमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के जो मृदा है कणों का मिश्रण होती है। दुमटी मृदा बालू हुई, चिकनी मिट्टी हुई और गाद नामक जो अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का जो माप है वो बालू और चिकनी मिट्टी के माप दोनों के बीच का होता है, ना तो बड़ा ना उनसे छोटा, दोनों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। जो इस प्रकार के पादप है उनकी जो मिट्टी है उनमें क्या होती है, उचित जल धारण करने की, मतलब जितनी मात्रा में जल धारण हो सके उतनी मात्रा में जल धारण करने की उनमें क्षमता होती है। क्रियाकलाप देखो 9.3 क्या दे रखा है कि जो मृण्मय है, दुमटी है और बलुई मृदा के जो नमूने हैं उनको आप एकत्रित करके और किसी एक नमूने में से आप एक मुट्ठी जो मिट्टी को ले लो, इसमें कंकड़, पत्थर, घास के तिनके आदि को निकाल कर अब इसमें क्या करो, बूंद बूंद करके जल डालो और इसे गूंदो। केवल इतना ही डालें कि मृदा का गोला बनाया जा सके। जिस प्रकार आप आटे को गूंदते हो उस प्रकार उसका गोला बनाया जा सके। लेकिन ध्यान यह रखना है कि वह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास करोगे तो किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें, जिस प्रकार ये दर्शाया गया है आपको, बेलन के रूप में बेल लें और इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को आप सभी की मिट्टी के नमूनों पर दोहराओगे कि मृदा पर, बलुई पर, दोमट पर, जितनी प्रकार के आपने नमूने लिए हैं अलग अलग जगह के, सभी पर दर्शाओगे, सभी पर दोहराओगे कि किस पर यह गोला बनता है और किस पर यह गोला नहीं बनता। तो आप क्या देखोगे उसके बारे में आपको बताना है कि आपने कहाँ से मिट्टी ली और किस प्रकार के उसके कण थे और किस से गोला बन गया और किस से गोला नहीं बना। तो इसी के बाद जो अगला टॉपिक है वो है मृदा के गुण, तो वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।